हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री में और एक छोटी सी टॉपिक है। ये हम बात करने जा रहे हैं सेन वंश के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने कवर किया पाल वंश के बारे में और ये उसके आगे का वंश है सेन वंश। तो इस तरह से हिस्ट्री में जो है छोटे छोटे वंश हैं। अभी आगे और भी वंश आएंगे जैसे लोहार वंश और भी सारे छोटे वंश हमने कवर किए हैं। जैसे वाकाटक के बारे में बात किया, पाल के बारे में बात किया, बाकी हमने देखा पल्लव, चालुक्य, इन सब के बारे में बात किया। तो हर बड़े छोटे हर एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा टॉपिक रहेगा आपका संगम काल का और आपकी एंशिएंट जो है कवर हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है पल्लव राजवंश से। पल्लव राजवंश के बारे में लोगों ने पढ़ा। पल्लव राजवंश के पतन के बाद, जब उनके पतन हो गया ना उनके राजवंश का, उसके बाद बंगाल पर जिन्होंने शासन किया वो था सेन वंश। किसने शासन किया? सेन वंश ने शासन किया और सत्ता जो है वो सेन वंश के हाथों में आ गई। इस वंश का स्थापना किसने किया था? सामंत सेन ने किया था। किसने स्थापना किया था? सामंत सेन ने किया था। इसने राढ़ में, राढ़ एक जगह है, राढ़ में एक राज्य भी स्थापित किया। तो जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल का वंश है तो ये राढ़ जो जगह है ये भी पश्चिम बंगाल में ही होगा। विजय सेन, विजय सेन जो है पहला प्रसिद्ध शासक है जिसके बारे में विवरण मिलता है। विजय सेन इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। विजय सेन ने इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। इसने नव्य एवं वीर को पराजित किया। आपको अजीब सा थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, नव्य एवं वीर को पराजित किया। नव्य मीन्स क्या होता है? नव्य मीन्स होता है नेपाल, यानी इसने नेपाल को पराजित करके नेपाल को जीत लिया। साथ ही साथ नव्य, नव्य है मिथिला। मिथिला नरेश का नाम सुना है ना, जनकपुरी को बोला जाता है, ये भी नेपाल में ही है। एक राजवंश वहाँ चलता था मिथिला। ठीक है, तो एक क्षेत्र भी है, उसका नाम भी है मिथिला। यहीं पे माता सीता जी का जन्म हुआ था, तो वही वाली मिथिला नगरी की बात कर रहा हूँ। इसने नेपाल और मिथिला दोनों को पराजित करके अपने राज्य में मिला लिया था। और अच्छी बात इसने ये है कि अपने राज्य में दो नगरों की भी स्थापना किया है। एक विजयपुर नगर है और दूसरा विक्रमपुर नगर है। इन दोनों नगरों की स्थापना भी विजय सेन ने ही किया। विजयपुर तो अपने नाम से रख लिया विजयपुर, कहीं कहीं इसका नाम विजयपुरी भी मिलता है, और विक्रमपुर। इसके बाद जो अगला शासक आया वो बल्लाल सेन है। देखिए, अभी हम लोग मूवी देखे थे बाहुबली, उसमें भल्लाल देव था, उससे आप इसकी तुलना मत करिएगा। मैं आपको काकतीय वंश भी पढ़ाऊंगा जहाँ पे उसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन ये बल्लाल सेन है, बल्लाल देव नहीं, बल्लाल सेन है। बल्लाल सेन विजय सेन की मृत्यु के बाद बंगाल का शासक बना। इसने बंगाल में जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय इसको जाता है। किसको किसको? जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय इसको जाता है। इसने कुलीनवाद नाम से एक सामाजिक आंदोलन भी चलाया। किसके नाम से? कुलीनवाद के नाम से एक सामाजिक आंदोलन भी चलाया। इसने एक किताब भी लिखी जिस किताब का नाम है दान सागर। तो दान सागर एक अच्छा ग्रंथ है, उसने लिखा था उस टाइम में। दान सागर ग्रंथ की रचना भी किसने? और एक अन्य ग्रंथ है जिसका नाम है अद्भुत सागर। इसका रचना करते करते ही इसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए अपूर्ण रहा, पूरा ना हो सका। अगला शासक जो होगा इसको पूरा करेगा। ठीक है, इसका लड़का इसको पूरा करेगा। तो इसने रचना किया दान सागर की, और अद्भुत सागर जो रचना था ये शुरुआत किया लेकिन हो नहीं पाया था, कवर नहीं हो पाया था। उपाधि इसकी देख लीजिए, गौड़ेश्वर इसकी उपाधि है और निरशक शंकर, ये भी इसकी उपाधि, इसकी दो उपाधियाँ मिलती हैं। इसके बाद अगला शासन जो है वो आता है लक्ष्मण सेन का। आपको क्लियर आ रही वीडियो ना? ठीक है, अगला जो शासन आता है वो है लक्ष्मण सेन का शासन। देखिए, लक्ष्मण सेन के बारे में बात करते हैं। जब कभी आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना दोस्तों, तो आप देखो कि हिस्ट्री में क्वेश्चन हर वंश से आता है, हर वंश के अंदर से क्वेश्चन आता है। लेकिन आप क्या करते हो ना, पूरी टॉपिक को ना पढ़ के सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ के आगे बढ़ जाते हो, इस वजह से कन्फ्यूजन होता है। देखिए, बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र लक्ष्मण सेन हुआ। उसने बंगाल की प्राचीन राजधानी गौड़ के निकट ही एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम रखा लक्ष्मणवती। अपने नाम पे रख लिया। जैसे इसके पिता ने, जैसे बल्लाल देव के पहले जो राजा था विजय सेन, उसने स्थापना किया था विजयपुर का। ठीक उसी तरह से लक्ष्मण सेन ने भी क्या किया? लक्ष्मणवती की स्थापना की। कहीं कहीं इसका नाम लखनौती भी मिलता है। लक्ष्मणवती का नाम कहीं कहीं लखनौती भी मिलता है। आगे देखिए, इसके बाद है दोस्तों 1202 ईस्वी की बात है। 1202 ईस्वी में कौन था? मोहम्मद गौरी का टाइम पीरियड चल रहा था।
ओके। 1191-92 में तराइन प्रथम तराइन द्वितीय समाप्त हो चुका था। उसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ था 94 में, ठीक है, जिसमें जयचंद को पराजित किया था गौरी ने। तो वही टाइम पीरियड चला था। 1202 तक था गौरी। 1206 में जो है गौरी की हत्या हो गई है, खोखरो जनजाति ने हत्या कर दिया है। मैंने वीडियो बनाया उसका, आप देख सकते हैं डिटेल में। तो 1202 में एक मोहम्मद गौरी का गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। देखिए उसके नाम में भी कुतुबुद्दीन है। कहीं कहीं आपको मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी मिलेगा, कहीं कहीं आपको कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी मिलेगा। ओके, तो दोनों नाम आप याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ये जो है गौरी का एक गुलाम रहता है। गौरी के कई गुलामों के बारे में हमने आपको गुलाम वंश में चर्चा किया हूँ मैं आपसे, जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ये भी गुलाम था, कुबाचा ये भी एक गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ये भी एक उसका गुलाम था। तो तीनों गुलाम के बारे में बहुत डिटेल से हम लोगों ने बात किया वहाँ पे। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो गुलाम वंश का वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरी की पूरी गुलाम वंश की बात की हमने। तो ये जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी रहता है, ये आक्रमण करता है उसकी राजधानी लखनऊती पर। कब? 1202 में आक्रमण करके उस पर अधिकार भी कर लेता है। इसका मतलब है कि लक्ष्मण सेन उतना प्रतापी शासक नहीं था। बख्तियार खिलजी ने इस आंदोलन की जब शुरुआत की, मतलब बंगाल पे जब विजय पाने के लिए गया, तो रास्ते में भाई गया कहाँ? बिहार से ही होके जाएगा। कोई भी आदमी अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के साइड से भारत में एंटर किया है तो अगर उसको बंगाल जाना है तो रास्ते में बिहार तो पढ़ना ही पड़ना है। तो जब बिहार में पहुंचा तो उसी समय बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को उसने तहस नहस करके उसमें आग लगा दिया था। तो एग्जाम में कई बार हमारे क्वेश्चन बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस करने वाला व्यक्ति कौन था या उसमें कौन आग लगाया था? तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी कहिए या मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी कहिए, बात एक ही है। वहाँ आग लगाने के बाद ये आगे बढ़ता है, लखनऊती पर हमला करता है और लखनऊती को जीत लेता है। और कौन हारता है? लक्ष्मण सेन को हरा देता है। लक्ष्मण सेन ने अपने पिता बल्लाल सेन द्वारा प्रारंभ किए गए वो जो किताब थी अद्भुत सागर, उस ग्रंथ को पूरा किया। और इस ग्रंथ की कुछ कविताएं एक और किताब में मिलती है जिसका नाम है सदुक्ति कर्णामृत। उस किताब का नाम क्या है? सदुक्ति कर्णामृत। इसको लिखा है श्रीधर दास ने। ध्यान दीजिएगा, अद्भुत सागर की कुछ कविता इसके अंदर जो लिखी है, इसकी कुछ कविता हमको मिलती है किसमें? इस सदुक्ति कर्णामृत में, जिसको लिखा है श्रीधर दास ने। श्रीधर दास जो है वो लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था और लेखक भी था। एक और है महान आदमी जिसका नाम है हलायुध, ये भी पेशे से एक लेखक भी है। इसके साथ साथ यह लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट उस समय का पर्सन था हलायुध। आगे देखिए, लक्ष्मण सेन की लड़ाई हुई थी जयचंद से। ग्वालियर का शासक था, गढ़वाल का शासक था जयचंद, उससे लड़ाई हुई थी और आक्रमण किया था लक्ष्मण सेन ने और जीत हासिल हुई थी किसकी? लक्ष्मण सेन की। लेकिन लक्ष्मण सेन को कौन हराया? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। इसी लड़ाई के बाद, जयचंद वाली लड़ाई के बाद जब इसने जीत हासिल की तो उसके बाद उपाधि इसने धारण किया परम भागवत की उपाधि। लक्ष्मण सेन के दरबार में अनेक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान और लेखक निवास करते थे, मतलब बहुत सारे लेखक थे। इसमें से एक थे गीत गोविंद के रचयिताकार, कौन? जयदेव। ओके, इसमें से एक कौन थे? गीत गोविंद के जो लेखक हैं जयदेव, वो थे। तो याद रखिएगा, कुछ नाम मैं यहाँ दे दे रहा हूँ आपको। जयदेव। पवन इत्र एक किताब है, उसको लिखा है धोई ने। और ब्राह्मण सर्वस्व इसको लिखा है हलायुध ने। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हलायुध जो था वो साथ ही साथ प्रधान न्यायाधीश भी था और मुख्य मंत्री भी था। तो इस सेन वंश में बस इतनी ही बातें थी। इसके आगे का जो वंश है हम बात करेंगे चौहान वंश के बारे में। आप जरूर से देखिएगा, छोटा छोटा टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि आप हर एक टॉपिक को जानिए। जरूरी नहीं कि इतिहास में क्या आए क्या नहीं। आपका कितना टाइम खर्चा हुआ? 8 से 10 मिनट लगा आपका सॉरी 8 से 10 मिनट आपका लगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन आप पूरे के पूरे एक वंश को कवर कर चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, अगर वीडियो पे ऐड आता है तो प्लीज़ उस ऐड पे ज़रूर क्लिक करिए। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिए और लोगों से सब्सक्राइब कराइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।